और अगले 48 घंटे जी हां बिपरजॉय तूफान के लिहाज से बहुत खतरनाक और अहम है। गुजरात में तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखने वाला है और इसीलिए गुजरात के समुद्री इलाकों में सावधानी बरती जा रही है। 15 जून को चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाला है, लेकिन बिपरजॉय समंदर के किनारों पर दस्तक दे इससे पहले हर सावधानी बरती जा रही है। तूफान के टकराने से पहले चप्पे चप्पे पर पुख्ता तैयारी की गई है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही रणनीति के साथ काम किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड के जवान भी मुस्तैदी से डटे हैं। गुजरात के तटीय इलाके से अब तक 28,000 लोगों को अस्थायी शिविरों में भेजा जा चुका है। बिपरजॉय कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर जिलों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। राज्य सरकार ने तट के 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों को निकालने का टारगेट सेट किया है। 16 जून को मछुआरों को पानी में उतरने की मनाही है। सरकार ने कहा है कि देवभूमि, द्वारका, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, मोरबी और वलसाड के प्रभावित जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की 17 और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की 12 टीमें स्टैंड बाई पर हैं। समुद्र के अंदर आप करंट इतना ज्यादा होगा कि नौका को संभालना लगभग नामुमकिन होगा। और बिपरजॉय को लेकर गुजरात में पूरी तैयारी कर ली गई है, मगर बिपरजॉय पर अलर्ट सिर्फ गुजरात में ही नहीं है बल्कि दिल्ली में भी इसको लेकर बैठकें हो रही हैं। चक्रवात बिपरजॉय का असर गुजरात की हवाओं में दिखने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और इन लहरों के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पर तूफान का असर गुजरात से दिल्ली तक नजर आ रहा है। दिल्ली में भी अमित शाह ने बिपरजॉय की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में गुजरात के सीएम, गृह राज्य मंत्री समेत 6 जिलों के प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने गुजरात के सांसदों और विधानसभा सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को इस चक्रवात के खतरे के बारे में जागरूक कर हर संभव मदद करने को भी कहा। गुजरात में चक्रवाती तूफान के मद्देनजर गृह मंत्रालय और राज्य सरकार का कंट्रोल रूम 24 घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए है और भारत सरकार की सभी एजेंसियां किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जामनगर से गांधीनगर और द्वारका तक राहत और बचाव कार्य जारी है। अलग अलग गांवों से सैकड़ों परिवार अब तक सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। और कुरुक्षेत्र में एमएसपी को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म हो गया। हरियाणा सरकार ने किसानों की मांग को मान लिया है और नई दर पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। कुरुक्षेत्र में एमएसपी के लिए चल रही किसानों की महासभा मंगलवार शाम खत्म हो गई। किसानों की मांग को हरियाणा सरकार ने मान लिया और नए दर पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सूरजमुखी के लिए बुधवार से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदारी होगी। हरियाणा सरकार किसान और सारे किसान के हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी कहा है कि हमने किसानों के कल्याण के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। सूरजमुखी की बात करूं, देश भर में हमारा रेट पहले से ही ज्यादा चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं है और आगे के लिए भी संभावनाएं हैं जो पहले खोल के रखी हुई है कि रेट जैसे जैसे मार्केट का में आएगा वैसे वैसे हम उस पर निर्णय लेके किसानों को कोई नुकसान न हो इसकी चिंता करेंगे। किसानों का आंदोलन खत्म होते ही रास्ते खोल दिए जाएंगे। और 2024 के चुनावों के लिए विपक्ष ने अभी से कमर कस ली है। 2024 के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम के चेयरमैन शरद पवार होंगे। 2024 के आम चुनावों को लेकर विपक्ष ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। अलग अलग नेता लगातार एक दूसरे के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि 2024 में बीजेपी का तोड़ निकाल सके। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर योजना बना सकता है। 23 जून को पटना की बैठक में इस पर चर्चा संभव है और इस कमेटी के चेयरमैन शरद पवार हो सकते हैं। विपक्षी दल की कोशिश है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो। ऐसी 400 से ज्यादा सीटें चिन्हित करने की कवायद है। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 2019 लोकसभा चुनाव जीते और दूसरे नंबर पर रहे। ऐसी 252 सीटों पर कांग्रेस दावा कर सकती है। इस पेच को सुलझाना भी विपक्षी एकता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जिनकी 100-200 सीटें, 50 सीटें हैं, वो यूनिटी कर नहीं पाते और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 18 दल शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को जोड़ने के साथ इस पर भी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे उन छोटे और क्षेत्रीय दलों को भी एकजुट किया जा सके।
और बिहार में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद नए मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बिहार में एक बार फिर सियासी उठापटक शुरू हो गई है। मंगलवार को संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार होना तय माना जा रहा है कि 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बुधवार को बिहार के राज्यपाल लौट रहे हैं और उनके लौटने पर ही शपथ ग्रहण हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया, तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। मंगलवार को जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। आरोप था कि उन पर जेडीयू में विलय का दबाव डाला जा रहा था। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा क्या दिया, बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। उनके बेटे का इस्तीफा होना इतना बड़ा धमाका है और ये ठीक विपक्षी दलों की बैठक के पहले धमाका हो रहा है। संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बिहार बीजेपी की मीटिंग होने वाली है। आज होने वाली इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। और ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गैर बीजेपी शासित राज्यों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब में ओबीसी से सौतेला व्यवहार हो रहा है। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल समेत बिहार, राजस्थान, पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी का कोटा तुष्टीकरण की भीड़ चढ़ रहा है। ओबीसी से सौतेला व्यवहार हो रहा है। ओबीसी का फायदा बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या को दिया जा रहा है। ओबीसी के कोटे को मुस्लिम तुष्टीकरण के भेंट चढ़ाया जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि बंगाल में 91.5% 91.5% आरक्षण का लाभ मुस्लिम ओबीसी के लोगों को दिया गया है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर जमकर सियासी हमला बोला। आरोप लगाते हुए कहा कि ममता सरकार पश्चिम बंगाल में देशद्रोही लोगों को ताकत दे रही है। नड्डा ने ओबीसी कमीशन से जांच की मांग की। नड्डा ने आरोप लगाया कि बिहार, राजस्थान, पंजाब में भी ओबीसी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पंजाब में ओबीसी का लाभ सिर्फ 12% लोगों को दिया जा रहा है। 13% लोग इस लाभ से वंचित हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव को लेकर जी न्यूज के लिए मैट्रिक्स ने एक ओपिनियन पोल किया, जिसमें राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। मध्य प्रदेश में 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जनता का मूड जानने के लिए जी न्यूज के लिए मैट्रिक्स ने ओपिनियन पोल किया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अभी चुनाव हो तो बीजेपी को 119 से 129 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी ओपिनियन पोल में बीजेपी बहुमत के आंकड़े 116 को आसानी से पार करती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल में अन्य को 4 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। जी न्यूज के ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ये ओपिनियन पोल 24 मई से 12 जून के दौरान किया गया। इसके लिए मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 46,000 लोगों की राय ली गई थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। तब बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी, जबकि बीएसपी ने 2 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। 4 निर्दलीय विधायक भी चुनकर विधानसभा आए थे।